स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है दोस्तों जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, तो एक बात और आपको याद यहाँ से रखना है कि जमशेदपुर को पिट्सबर्ग सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को पिट्सबर्ग सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और ये आपको याद रखना है कि जो जमशेदपुर शहर है दोस्तों, ये जमशेदपुर शहर सुवर्ण नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, शांत घाटी स्थित है। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए इसके साथ साथ आपको और कुछ प्रश्न याद रखना है, उसको भी आप याद रखिएगा। इसमें पहला है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में एक चोटी स्थित है, वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं दोंदा बेटा। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है दोंदा बेटा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आपको और याद रखना है, इसमें से वो याद रखना है वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है। ऐसे करके प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है, तो वैली ऑफ फ्लावर स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके साथ साथ आपको और नेशनल पार्क याद रखना है। कौन सा नेशनल पार्क है वो देखिए, वो नेशनल पार्क जो इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि एर्नाकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये तीनों केरल में स्थित है। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं? एर्नाकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, ये तीनों केरल में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन और। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पिन वैली कहाँ स्थित है, पिन वैली, तो ये पिन वैली स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसके साथ आपको जो प्रश्न याद रखना है, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भी कोलकाता में भी स्थित है। ठीक है, और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के, अब असम पे आ जाइए, यहाँ पे असम और दार्जिलिंग बच गया। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा असम के बारे में कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय होती है। तो भारत के असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय होती है। ठीक है, या उत्पादन की जाती है। अगर राज्य पूछा जाए तो आपको बताना है कि असम राज्य में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है या उगाई जाती है, तो वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी कोलकाता के अंदर ही है। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है। तो भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, और ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच यदि पूछा जाए तो वो कौन सी है, वो है रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा कहाँ से? डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद शहर को। अहमदाबाद शहर गुजरात राज्य में है। ठीक है, अहमदाबाद शहर गुजरात राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, अहमदाबाद से कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर यदि आपसे पूछ लिया जाए, उत्तर भारत का मानचेस्टर आपसे पूछ लिया जाए तो वो स्थित है कानपुर में, ठीक है। कानपुर में उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, तो एक शहर है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कानपुर। कानपुर में उत्तर भारत का मानचेस्टर स्थित है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को, ठीक है। तो कोयम्बटूर कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर का कहा जाता है, तो कोयम्बटूर स्थित है तमिलनाडु में। फिर आपसे एक प्रश्न और वैसे पूछा जाता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अहमदाबाद शहर को किसने बसाया था। तो अहमदाबाद शहर को अहमद शाह ने बसाया था, ठीक है। अहमदाबाद शहर को बसाने वाले का नाम है अहमद शाह। एक प्रश्न आपको और याद रखना है बड़ोदरा से संबंधित, ठीक है। बड़ोदरा में भारत का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है, इसको याद रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो वो खोला गया बड़ोदरा में, ये भी गुजरात के अंदर ही स्थित है, ठीक है। फिर आपसे मुंबई के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत भी गुजरात के अंदर ही है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था। वो चलाया गया था 1917 में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन, कब चलाया गया था 1917 में, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो 1918 में महात्मा जी ने एक खेड़ा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1919 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। 1919 में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। फिर 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। 1920 में चलाया गया था असहयोग आंदोलन। फिर 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन आपको याद रखना है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। आपको ये बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। वो 8 राज्य आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जब आपको सारे राज्य का नाम पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य के हम लोग नाम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है पश्चिम बंगाल, 6वां है त्रिपुरा, 7वां है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए। पहला देख लीजिए गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। तो 4 इधर 4 इधर 8 राज्य हो गए, ठीक है। इससे आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। यहाँ तो भारत के राज्यों से पूछा गया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपने उत्तर दिया 8। अगर पूछा जाए कि भारत
नहीं, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि कर्क रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो नदी आपको याद रखना है, ये कांगो नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औरंगाबाद हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या है। औरंगाबाद हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसके संबंध में आपको याद ये रखना है कि 5 मार्च 2020 को, अभी हाल में ही 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने इसको परिवर्तित किया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया है। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा किया गया है। कब किया गया है, 5 मार्च 2020 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देवता को श्रित गोपा तथा नैतिक नियमों का पालन करने वाला कहा गया है। श्रित गोपा, ठीक है, श्रितस्य गोपा तथा नैतिक नियमों का पालन करने वाला कहा गया है। तो किस देवता को कहा गया है, वो कहा गया है वरुण को। ठीक है, वरुण ऑप्शन सी में है, देख लीजिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए वरुण देवता को, वरुण का जो एक और नाम है इसको जल देवता भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसको जल देवता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है गांधी जी ने अपने दर्शन में कितने सामाजिक पापों का जिक्र किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि गांधी जी ने अपने दर्शन में कितने पापों का जिक्र किया है। तो गांधी जी ने अपने दर्शन में 7 पापों का जिक्र किया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग 7 पाप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 7 पाप कौन कौन से हैं। 7 पाप इस प्रकार हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, आप भी अपने जीवन में इसको लागू कीजिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सिद्धांत के बिना राजनीतिक बेकार है, पहला पाप ये हो गया। परिश्रम के बिना संपत्ति बेकार है, दूसरा पाप ये हो गया। तीसरा है कि अंतरात्मा के बिना आनंद बेकार है। चौथा है चरित्र के बिना ज्ञान बेकार है। पांचवा है नैतिकता के बिना वाणिज्य बेकार है। और छठा है मानवता के बिना विज्ञान बेकार है। सातवां है त्याग के बिना पूजा बेकार है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। फिलहाल ये जानने की बात थी, इसको याद रखें या ना याद रखें, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि गांधी जी ने अपने दर्शन में 7 सामाजिक पापों का जिक्र किया है। ठीक है, ठीक है, एक बात थोड़ा सा और जान लीजिए कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुई। कहाँ हुई, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। ठीक है, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है या किस उपनिषद में मिलता है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। तो श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसने कराया। हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसने कराया। तो हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 मीनार कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे में। और इसको ये कुली कुतुब शाह ने कब बनवाया था, तो 1591 में। कब बनवाया था, 1591 में बनवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नबी नारायण निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो नबी नारायण संबंधित है इसरो से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से दो भाई एक ही माता के गर्भ से जन्मे थे। आपको ये प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर जानना होगा कि निम्नलिखित में से कौन से दो भाई एक ही माता के गर्भ से जन्मे थे। राम लक्ष्मण, राम भरत, राम शत्रुघ्न या तो लक्ष्मण शत्रुघ्न, कौन से एक ही माता के जन्मे थे। ठीक है, तो सर इससे पहले इस प्रश्न को जानने से पहले आपको ये जानना होगा, प्रश्न में ये जानना होगा कि देखिए राजा दशरथ थे, ठीक है, यहाँ पे थे राजा दशरथ, ठीक है, राजा दशरथ थे, इनकी 3 पत्नियाँ थीं, ठीक है, जिनमें से पहले का नाम कौशल्या था, ठीक है, दूसरे का नाम था सुमित्रा, तीसरे का नाम था कैकेयी। ठीक है, तो जो कौशल्या के पुत्र थे उनका नाम था राम, ठीक है, और जो सुमित्रा के पुत्र थे उनके 2 पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है, और जो कैकेयी के पुत्र थे वो केवल भरत थे। ये सारे मिलाकर 4 हो गए क्योंकि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो ये जो सुमित्रा थी, सुमित्रा की 2 पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो 2 भाई कौन कौन से हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही माता के जन्मे थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है फेंक कर चलाने वाला हथियार क्या कहलाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि कौन सा हथियार फेंक कर चलाया जाता है, तो उसको कहा किया जाता है, उसको कहा जाता है अस्त्र। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहाई मंदिर कहाँ स्थित है। बहाई मंदिर कहाँ स्थित है, तो बहाई मंदिर स्थित है दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस मंदिर है। इस मंदिर को लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अष्टछाप काव्य मंडली का संस्थापक किसे माना जाता है। अष्टछाप काव्य मंडली का संस्थापक किसे माना जाता है, विट्ठल नाथ जी को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोषाल। ठीक है, तो मक्खली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। इसके संबंध में आपको जो प्रश्न याद रखना है उसको भी ध्यान से सुनिए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्म पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी आपको याद रखना है, 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय बाल दिवस, इसको आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अभी अभी हाल में मनाया गया था 1 मई को, तो 1 मई को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। यदि आपसे पूछ लीजिए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इस प्रश्न में और इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था कि उन सभी छात्रों की मदद करने के लिए जो कोरोना वायरस के कारण कॉलेज एवं हॉस्टल के
बंद होने से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं की हेल्प के लिए ये कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पांडव के अज्ञातवास का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्व क्या है, तभी तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पांडव के अज्ञातवास का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है। तो पर्व क्या है, पर्व वो चीज़ है कि महाभारत के अध्याय को पर्व कहा जाता है। तो महाभारत के जो भी अध्याय हैं तो उनको पर्व कहा जाता है। तो महाभारत के आपसे प्रश्न पूछा गया कि पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है या किस अध्याय में है, तो वो है विराट पर्व में। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के रचयिता थे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के अंदर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से किस नदी का उद्गम होता है। मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से किस नदी का उद्गम होता है, तो वो होता है सतलज नदी का, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में हवा महल स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में हवा महल स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के जयपुर शहर में हवा महल स्थित है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। इसके जो निर्माता थे, इसको जिन्होंने बनवाया था वो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह थे, ठीक है। इसको कब बनवाए थे, 1799 में। कब बनवाए थे, 1799 में। और इसकी आकृति श्री कृष्ण की मुकुट की तरह है। ये जो हवा महल है इसकी आकृति जो है श्री कृष्ण की मुकुट की तरह है, इसलिए इसे कृष्ण मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है। हवा महल को कृष्ण मुकुट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति है, इसका जो डिजाइन है वो कृष्ण के मुकुट की तरह है, ठीक है। यहाँ 5 मंजिल का इमारत है। हवा महल कितने मंजिल का इमारत है, 5 महल का इमारत है। हवा महल में 953 खिड़की है, ये भी आपको याद रखना है। कितनी खिड़कियाँ हैं हवा महल में, 953। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी कंप्लीट की है। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट करके तो ज़रूर से बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।